क्या होती है होम्योपैथी प्रूविंग्स? हम लोगों की जो मेडिसिन की प्रूविंग्स हैं या जो रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो ह्यूमन बीइंग्स पर किए जाते हैं। किसी भी तरह का जो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है वो होम्योपैथी में नहीं किया जाता है। और आप शायद सोच के भी हैरान हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके कैसे होम्योपैथिक दवाइयां बनती हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने 270 साल पहले ही प्रूव करना शुरू कर दिया था। 230 वर्ष पहले, जिस टाइम पे कुछ माइक्रोस्कोप ये उद्गम भी नहीं हुआ था, तब होम्योपैथी का जन्म हुआ। तो एएनए पॉजिटिव आ गया, इस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको प्रूरिको नोडुलरिस हो गया, इसको ठीक नहीं कर सकते, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दी जाए तो पेशेंट ठीक हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर लिखा है, डायनामिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ होम्योपैथिक प्रूविंग्स। होम्योपैथिक प्रूविंग्स, बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे फ्रेंड्स आप। होम्योपैथी प्रूविंग्स क्या होती है? होम्योपैथी प्रूविंग्स क्या सिस्टम है होम्योपैथी में? ये मेडिसिन को देने के लिए कैसे डिसाइड होता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है? काफी टाइम आपके दिमाग में भी काफी बार ये बातें जरूर आती होंगी, स्पेशली जो नोवाइस होते हैं, जो नए नए न्यू कमर्स हैं, होम्योपैथी से जुड़ते हैं लोग, या कोई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये सवाल मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स हमसे आके जरूर पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन बनती किस चीजों से है और कैसे डिसाइड होता है कि कौन से पेशेंट को कैसे मेडिसिन देनी है? तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी ह्यूमन प्रूविंग्स। होम्योपैथी में जो प्रूविंग्स हैं जी, मेरे दोस्तों, मैं आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हमारी जो मेडिसिन, होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन हैं, हम लोगों की जो मेडिसिन की प्रूविंग्स हैं या जो रिसर्च हैं, जो एक्सपेरिमेंट हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स पर किए जाते हैं। किसी चूहे पर नहीं किया जाता, किसी खरगोश पे नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह का जो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है वो होम्योपैथी में नहीं किया जाता है। और आप शायद सोच के भी हैरान हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड, चाहे हम एफडीए की बात करें, एफडीए के रेगुलराइजेशन की बात करें, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की बात कर रहे हैं, वहां पर भी अगर देखा जाए तो वो लोग भी बड़ा हैरान हुए इस चीज को सुन करके कि ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके कैसे होम्योपैथिक दवाइयां बनती हैं। यानी इतने साल हो गए होम्योपैथी को, 270 275 वर्ष हो गए हैं एस्टेब्लिश हुए, इतने सालों के बाद भी आज भी बहुत सारी क्वालिफाइड मेडिकल कम्युनिटी, यानी मैं क्वालिफाइड मेडिकल कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं आप समझ सकते हैं, जो लोग कंजर्वेटिव मेडिसिन पढ़ते हैं, उन्हें यह मेथड पढ़ाया ही नहीं गया कि किस तरीके से केवल एक एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही स्टडी नहीं हो सकती है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी पूरी स्टडी की जा सकती है, जो कि होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन ने 270 साल पहले ही प्रूव करना शुरू कर दिया था। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब 1796, यानी मैं आज से बात कर रहा हूं, आज हम बात कर रहे हैं 2025 में, 1796 तकरीबन तकरीबन 230 वर्ष पहले, जिस टाइम पे कुछ माइक्रोस्कोप का ये उद्गम भी नहीं हुआ था, इन नई चीजों का पता भी नहीं लगा था, माइक्रोब्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तब होम्योपैथी का जन्म हुआ दोस्तों। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि 1796 में जब डॉक्टर हैनीमैन ने फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक प्रूविंग की बात की, तो यस दोस्तों, जैसे आप सोच रहे हैं, उनका उस समय भी मजाक बहुत बनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला मेडिकल हिस्ट्री में कि कोई भी ऐसी मेडिसिनल क्वालिटी वाली जो ड्रग है या सब्सटेंस है, अगर हम किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दे दें और लगातार उसको वो प्रोडक्ट दिया जाए, लगातार वो सब्सटेंस दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, किसी को हम लगातार 1 ग्राम अफीम रोज देना शुरू करें, अफीम दोस्तों, मैं ओपीएम की बात कर रहा हूं, ओपीएम की थोड़ी सी डोज, यानी हम 1 मिलीग्राम की डोज है, एज अ एक्सपेरिमेंट हमने 1 मिलीग्राम ओपीएम का डोज देना शुरू किया, तो पेशेंट को किस तरह के नए सिम्टम्स, उसके अंदर चेंजेस जो आए वो हमने नोटिस किए, कैलिब्रेट करके हमने उसको नोटिस करना शुरू किया। और जब हमने नोटिस किया तो मालूम पड़ा कि कुछ 20 पेशेंट में हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें मालूम पड़ा कि कुछ पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं। जैसे सभी पेशेंट्स में रेटलिंग हो रही है, थ्रोट में रेटलिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे चेस्ट खड़क रही है, और स्नोरिंग जैसी उनके अंदर देखने को मिला सिम्टम्स। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन, जैसा हम लोग बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया बहुत सारे पेशेंट को। ऐसे ही अगर मेंटली बात करें तो एक डिल्यूजन जैसी स्टेट उनकी होने लगी। लेकिन जब हमने उसको क्रूड सब्सटेंस से उठा करके उसका एक नया मेथड बनाया गया, पोटेंटाइजेशन,
जब हमने उस पोटेंटाइजेशन के मेथड से दवाइयां देनी शुरू की, पेशेंट को सब्सटेंस को चेक करना शुरू किया, डॉक्टर हैनीमैन ने जैसे जैसे टेस्टिंग शुरू की तो उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ पेशेंट्स में वही सिम्टम्स, अगर पोटेंसी यानी दवाई की ताकत को एक प्रॉपर सिस्टम जिसको हम लोग पोटेंटाइजेशन बोलते हैं उस माध्यम से उसको तैयार किया जाए तो वो सभी सिम्टम्स क्योर भी किए जा सकते हैं। यानी किसी भी दवा के अंदर जो पावर दवाई के जो सिम्टम्स लेके आने में जो पावर यूज होती है उसी पावर को अगर हम किसी बीमार व्यक्ति के अंदर उस तरह के सिम्टम्स हो, सिम्टम सिमिलैरिटी हो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मैच किया जाता है, जब दोनों चीजें मैच हो जाती हैं तो बीमार व्यक्ति को ठीक भी किया जा सकता है। यानी वही ओपियम जिसको हम लोग एक सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज मान रहे थे, उसी को जब होम्योपैथिकली यूज किया गया ओपियम 1 एम में, ओपियम 10 एम में, ओपियम 50 एम में, जहां पर की ओपियम की जो मात्रा थी, दवाई की जो क्वांटिटी थी, वो बिल्कुल देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इसमें तो कुछ दवाई होगी ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 1 पार्ट हमने दवा का लिया और 100 पार्ट हमने अल्कोहल का लिया, तो हमने उसका डाइल्यूशन बनाया और ऐसा करके बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये गुजरना होता है। उसके बाद पोटेंटाइजेशन से हमारी दवाइयां तैयार होती हैं। पहली पोटेंसी को डॉक्टर हैनीमैन ने उस टाइम पे नाम दिया कि हम इसमें 3C बना सकते हैं, 6C बना सकते हैं, फिर 12C बन सकती है, फिर 30C बन सकती है, ऐसे करके पोटेंसीज डिजाइन होना शुरू हुई। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए एक जागृति के लिए बनाया गया है कि होम्योपैथी में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, यानी हमारी जितनी भी मेडिसिन की प्रूविंग हुई है सभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पर की गई है। सारी प्रूविंग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर हुई हैं। जब ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कैसा, जिसमें पेशेंट को एक वॉलंटियर्स होते हैं, हम लोग वॉलंटियर्स के लिए अलग से, जैसे हमारे यहाँ अगर हम इंडिया में बात करें तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी ऐसा करके CCRH करके हमारी बॉडी है, तो वो वॉलंटियर्स के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कि हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो दवाइयों के एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ सहयोग कर सके। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कोई भी नई मेडिसिन है उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूव किया जाता है, फिर उसकी एक सिम्टम्स की पूरी एक डिक्शनरी बनाई जाती है, जो सिम्टम्स मैच होते हैं और कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, उसके बाद उसकी नंबरिंग होती है। वो सिम्टम्स मैच अगर किसी बीमार व्यक्ति के साथ हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है, जैसा कि आजकल ऑटो इम्यून डिजीजेस में बहुत देखा जाता है कि इस पेशेंट को तो ANA पॉजिटिव आ गया, इस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको प्रूरिगो नोडुलरिस हो गया, इसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिम्टम्स मैच होते हैं, स्वभाव मैच होता है, प्रकृति मैच होती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दी जाए तो पेशेंट ठीक हो रहा है। तो क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर और आगे स्टडी नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताएं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी विधा, ऐसा एक प्रावधान नहीं होना चाहिए कि जो भी चीज इस तरह की हो जिसमें पेशेंट का हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, प्लस लोगों को, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पेशली होम्योपैथिक कंपनीज हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए कि एटलीस्ट दवाइयों की प्रॉपर रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में हम लोग कंट्रीब्यूट करें और होम्योपैथी की जो एफिकेसी है उसको हम प्रूव करें। जब जो चीज बार बार प्रूव होगी तो लोगों को ऐसा विकिपीडिया पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि होम्योपैथी सूडो साइंस है। हमारी रिसर्च अपने आप में, जो एविडेंस बेस्ड हम होम्योपैथी की बात करते हैं, जब रिसर्च से हम उसको सपोर्ट दे देंगे तो रिसर्च से सपोर्ट होने के बाद ये सिस्टम जो है पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट हाँ सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को रखा जा सकता है। आपके कमेंट्स क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? आप कैसा सोच रहे हैं बीइंग अ होम्योपैथिक यूजर? अगर आप एज अ पेशेंट मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? क्या मेरी बात आप तक समझ आ रही है? कोई चीज में कहीं कोई कमी है तो हम इसके कुछ नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे इसके माध्यम से ताकि लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाई जाए कि होम्योपैथी को हम लोगों को किस तरीके से यूज करना चाहिए, इसमें एक्चुअल में एफिकेसी कहां से बन के आती है। दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।